Hey guys, please like and subscribe my channel. Hey class, good afternoon everyone. Here this is Deepti. Today I'm going to teach you the subject. It is given in your commerce. We call it economics. So it is a new for class 10th student क्योंकि class 10th के students के लिए ये new subject है economics. कि economics कौन सा subject है. अभी तक तो हम लोगों ने business studies पे focus किया. जितने भी सारे वीडियोस थे हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए. ये मेरा फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का वीडियो which I have taken in this the first chapter of economics. Okay, but before starting this subject economics and the first chapter of this book, first I want to say you that here you can see the सिलेबस इज गिवन हियर कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस हैं, कैसे क्या है. मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ का बताया, बट ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो. हियर इट इज़ गिवन the theory is of 80 marks in which there's two part A and it is given part B. The first part is about the introductory macroeconomics and the second is about the statistics for economics. So today we are go to the first one part A. First उसका हम पढ़ेंगे part A को. introductory macroeconomics का मैंने first chapter लिया है जिसमें हम लोग firstly we have to go with this one introduction. क्या होगा तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़नी है. आप लोगों के लिए न्यू रहेगा, बट वी हैव टू स्टडी कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ से रिलेटेड है, वाई वी कॉल द इकोनॉमिक्स. आप देख सकते हो यहाँ पे 80 मार्क्स के प्रोजेक्ट के 2 मार्क्स सारे डिवाइड किए गए. एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर में से कितने पूछे जाएंगे, तो शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, तो आपके वेरी शॉर्ट कैसे आएंगे, लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स के आएंगे. इट ऑल दिस गिवन इन दिस. You have to study it very thoroughly. Okay, the first I have to say one thing कि ये आप चैप्टर्स के देख रहे हो, यहाँ पे चैप्टर्स आपके गिवन है. दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में दो इसका देखा है कि एक तो पार्ट ए है जस्ट इट इज़ रिलेटेड टू दैट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो. मैं स्टैटिस्टिक्स की बुक भी आपको दिखा रही हूँ कि यू हैव टू परचेज दिस बुक फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स में दो पार्ट आपके आते हैं क्लास 11th में. वन इज़ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ द स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. टुडे वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर. व्हाट इज़ द इंट्रोडक्टरी ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता क्या है, सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारा यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन पे जाएंगे. इंट्रोडक्शन में आपका क्या गिवन रहेगा, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स क्या है, कितने टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम लोग को पढ़नी है जो कि चैप्टर स्कीम में आपका यहाँ बताया हुआ है. इस चैप्टर स्कीम में आप देख सकते हो, इट इज़ गिवन हियर कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है. इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट ऑल अबाउट वी हैव टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स इन दिस. माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है. बट मैं आपको बता दूँ माइक्रो एंड माइक्रो में डिफरेंस क्या है कि माइक्रो जो आपका है वो 11th में ही चलेगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो, तो मैक्रो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका 12th में चलेगा. बट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आपका 12th में था. बट इस बार सीबीएसई ने सारे पैटर्न को चेंज कर दिया. उसने क्या किया कि 11th में माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स दे दिया एंड 12th में मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी दे दिया. तो फर्स्ट वी गो टू दिस वन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. इकोनॉमिक्स होता क्या है, यहाँ पे बहुत ऐसे इकोनॉमिक्स के नेम आप देख सकते हो. एडम स्मिथ इज गिवन हियर, प्रोफेसर रॉबिन्स इज गिवन हियर, ए सैमुअल्सन इज गिवन हियर. दीज ऑल आर द इकोनॉमिक्स नेम. इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक को डिफाइन किया है. बट इफ इन सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू से, ठीक है ये सारी चीज़ें बुकिश लैंग्वेज है, सबका अपना अलग अलग व्यू है, अलग अलग सजेशन है. इकोनॉमिक्स होता है क्या आज की डेट में, इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स वर्ड बताता क्या है, तो ठीक है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. सारे इकोनॉमिक्स के अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा है कि दिस इज़ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन. नेशंस के जो भी अराइज होती है, जो भी उनकी नेचर है, जो भी वेल्थ है, ये सारी आपकी आती हैं एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में. तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि वैसे वो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया. तो इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये कहा है कि नेचर क्या है, कॉजेज क्या है और द वेल्थ ऑफ द नेशंस. ये इन्होंने 1776 ईयर में बोला था ये चीज़. फिर नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो प्रोफेसर रॉबिन ने कहा था
इन हिज बुक, उनके बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेट्स। तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है एक इकोनॉमिक्स का, जो कि स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। वी ऑल आर द ह्यूमंस, हम लोग के बिहेवियर को स्टडी करता है, और हमारी जो वांट्स हैं और हमारी जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और क्या किस चीज़ की स्कैसिटी है, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने उस बुक में बताया है कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ों को अपने पूरी कर सके बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू दिस वन। बहुत ही देखो, इकोनॉमिक्स के आपके दो पार्ट में आपका यहाँ गिवन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को इन्होंने 2 डिवाइड किया, एक तो 11th में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स दे दिया है, सेकंड में इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स दे दिया है। ओके, तो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मेन मतलब होता है क्या, मैं आपको बता दूँ। मैक्रो का मेन मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट वी गो टू द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। यू हैव एवर हर्ड अबाउट इंडियन इकनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकनॉमी। आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा, इंडियन इकनॉमी क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन इकनॉमी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमारे खुद के इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा थी। इकोनॉमिक वर्ड्स हम लोग को बहुत सारी जगह सुनने को मिलती हैं। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से आवर सराउंडिंग्स इन विच विल लिव, विच प्रोवाइड अस ऑल द रिसोर्सेज, इट कॉल द इकोनॉमिक्स। वी कॉल इट अ इकोनॉमिक्स। मीन्स हमारे अगल बगल की जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, हमारी एरिया में जिसमें हम रहते हैं, वहाँ की जो रिसोर्सेज सोसाइटीज़ हमें प्रोवाइड होती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो उसका आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स। क्योंकि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, थ्रू आवर सोसाइटी। ये सारी चीज़ें हमें अपने सोसाइटी से मिलती हैं। तो इकोनॉमिक्स को सिंपल वे में इन्होंने बोला है। बुकिश लैंग्वेज पे जाना है तो बेशक आप जाओ बुकिश लैंग्वेज पे, बट मैं सिंपल वे में आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है क्या है। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब नहीं ग्राम इट एंड आप रट लो, और फिर उसके बाद आप कोई भी चीज़ अपने मन से लिख लो। तो ठीक है, अपने अपने जगह आप जैसे आपको एग्जाम में नंबर्स गिने वो आपका खुद का दिमाग आप लगा सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ शो कराऊंगी, जो आप उतना भी पढ़ लोगे तो इट इज़ वेरी गुड और वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो फर्स्ट इकोनॉमिक्स मीन्स मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलती हैं, तो वी कॉल इट इकोनॉमिक्स फॉर आवर यूज़, फॉर आवर यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्सनल थिंग्स। जो हम अपनी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करते हैं रिसोर्सेज के थ्रू। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, रिसोर्सेज आपका एक तरीके से सपोर्ट करता है, आपका एक तरीके से साधन है जो आपको अपने लाइवलीहुड चलाने में आपकी हेल्प करता है। ओके, इन आवर ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर कंट्री थ्रू ओनली आवर सोसाइटी। यू कैन से जितनी भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कहाँ से अवेलेबल है, थ्रू आवर सोसाइटी। सोसाइटी तो हमें दे रही है। थ्रू ओनली प्रोवाइड ऑल दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज बाय विच आवर इकोनॉमी कैन ओन, जहाँ से हमारे सारे इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हमारी होती हैं, जो भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्शन लेते हैं, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, ये सारी रिसोर्सेज हमारे सोसाइटी से ही प्रोवाइड होती हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग समझ लिए। इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट यहाँ गिवन है माइक्रो। माइक्रो वर्ड से आप समझ जाते हो, माइक्रो मीन्स समथिंग स्मॉल। जो स्मॉल पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे साइंस में, माइक्रो पार्टिकल्स। तो माइक्रो मीन्स होता है समथिंग स्मॉल। मैक्रो मीन्स द सम ऑफ ओवरऑल ऑल द थिंग्स, वी कॉल इट ए माइक्रो। माइक्रो आप उसे बोल सकते हो कि मैक्रो आपका एक तरह से एग्रीगेट वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर लो कि सम ऑफ ऑल इक्वल टू द एग्रीगेट थिंग्स, वी कॉल इट ए मैक्रो। इसके 2 ब्रांचेस आपके होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो तो हम पढ़ेंगे, बट मैक्रो को हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। मैं कुछ डिफरेंसेस बता दूंगी, क्या डिफरेंस बिटवीन है दोनों में, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगी। बट माइक्रो को हमारा ये पोर्शन नहीं है 12th का, 11th का, हमारा ये पोर्शन नहीं। वी हैव टू स्टडी दिस मैक्रो इन 12th क्लास। फर्स्ट वी गो टू दिस वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यू कैन से मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट तो हमें ये पता चलता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो वर्ड ही कहाँ से आया। तो वी कैन से दिस ग्रीक वर्ड माइक्रोज कमिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से आया। इट मीन्स इट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द वर्ड माइक्रोज इन द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में अगर हम माइक्रो को देखें, इसको माइक्रोज बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने उसको फॉर्म किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। विच डील्स विद द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीज़ों से डील करता है। इज स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। मीन्स यहाँ पे आप किसी इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में माइक्रो में आप डिस्कस करते हो। आप ओवरऑल सबको लेके नहीं चलते, ओवरऑल नेशंस के बारे में आप लेके नहीं चलते हो कोई भी चीज़, कि नेशनल लेवल पे आप सारी चीज़ को फाइंड आउट करो और करो जो भी चीज़।
आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात होती है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है, वी कॉल इट अ माइक्रो। जहाँ पे हम एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल के, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, वी कॉल इट अ माइक्रो। अब पर्सन की ही बात नहीं करते, इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंज्यूमर्स भी आती हैं, वी ऑल आर द कंज्यूमर, रिसोर्सेज भी आएंगे एंड फर्म्स भी आएंगे। ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये आपका आता है इसमें माइक्रो में। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसको एक अदर नेम से भी हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी के बारे में पता लगाना है तो एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कम्युनिटी के प्राइस के बारे में हम पता लगाएंगे, ना कि हम ओवरऑल प्राइस, नेशनल इनकम के, नेशनल ओवरऑल हमारी नेशनल इनकम आउटपुट कितनी हुई है, नेशनल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं लगा सकते। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही उसका हम आउटपुट पता लगा सकते हैं, क्या है, कितना प्राइस है, उस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कितनी है, क्या है, ये सारी चीज़ें। बट ओवरऑल की जब भी हम बात करेंगे, सम ऑफ ऑल द कैलकुलेशन वी विल डू, इट जस्ट गो इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका मैक्रो में जाएगा। ओके, इसमें आपका तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आप बोल सकते हो कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के होते हैं माइक्रो में, कि जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे कंट्री में अराइज होता है वो किस वजह से होता है, क्या रीज़न रहता है उसके अराइज होने का। तो उसके बहुत से रीज़न होते हैं, बट बिफोर गो टू द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप बोल सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है हमारे कंट्री में, वो एक चॉइस की वजह से अराइज होती है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और बट हमारी वांट्स बहुत अधिक है, तो क्या हम अपने सारे यूजर्स को, सारे अपने वांट्स को पूरी कर सकते? नहीं। बट उसमें जो हमारा प्रायोरिटी, जिसको हम ज़्यादा देंगे, हम उस चीज़ के पीछे जाएंगे एंड वी जस्ट लेफ्ट द अदर वन। हम जो बाकी की चीज़ें हम उसको छोड़ देंगे। बट हमारे लिए फर्स्ट यूटिलाइजेशन प्रोसेस किसका होगा, फर्स्ट हम किस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, हमारा पूरा फोकस उस पर रहेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये रहता है कि आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ पॉकेट मनी ऑफ 10,000, योर फादर हैज गिवन यू ऑन योर बर्थडे। तो if your father has given 10,000 rupees on your birthday, but you have too many choice to give the party to your friends. Friends को आप पार्टी दे रहे हो, you have decided I will give the party in a hotel. The next way you are deciding I will give the party in the restaurant. The other thing you have decided I will give the party at home. तो ऐसी सारी चीज़ें आप में डिफरेंट डिमांड रहता है। अगर आप एग्जांपल ले लो कि अगर मिल्क की स्कैरसिटी बहुत कम है, स्कैरसिटी मीन्स कोई कमी, मैं आपको बताऊंगी स्कैरसिटी मतलब होता क्या आगे। अगर मिल्क की स्कैरसिटी बहुत कम है तो आप सोचोगे मिल्क का मैं क्या करूँ, कर्ड बनाऊँ, घी बनाऊँ या रसगुल्ले बनाऊँ। तो आपको जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ के पीछे जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मिल्क बनाना चाहते हो, इट इज़ नेसेसरी, और यू जस्ट गो टू द कर्ड एंड द रसगुल्ले, विच वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप सोचोगे कि मैं कुछ अच्छा चीज़ बनाऊँ, तो यू विल गो विद द रसगुल्ले। ओके, तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप एक ही रिसोर्सेज, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, 10,000 आपका रिसोर्स है, 10,000 आप रिसोर्स मान के चलो, बट आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड। आप सोचते हो मैं ये भी कर लूँ इतने में, मैं ये भी कर लूँ इतने में, बट आपके पास जो रिसोर्सेज है, नॉट गो बियॉन्ड दैट रिसोर्सेज। मीन्स आप 10,000 के अबव अपना एक्सपेंस नहीं कर सकते, अपना खर्च नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैविंग ओनली 10,000 रुपीज़। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, आप उस चीज़ को जाके प्रेफर करोगे। ओके, तो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन आवर इकोनॉमी इज 3 थिंग्स, व्हाट एंड हाउ, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस, कि क्या प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज करता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, आप अगर बोलोगे तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, इंडिया में जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक को यू कैन कॉल इन हिंदी अर्थव्यवस्था, इस चीज़ को हम बोलते हैं। जो भी फैसिलिटी हमारे इंडिया में चल रही है इस चीज़ को लेके, वो किस चीज़ से इफेक्ट होता है, क्या मेन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आपका आता है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, ओके, देन सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड आता है फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका मेन ये चीज़ रहता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। क्या कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें जो पीपल के वांट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके, एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्शन का केस ना हो, उनके वांट्स को भी वो सेटिस्फाई कर सके। तो वो डिसाइड करते हैं कि लाइक शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द कंज्यूमर गुड्स।
कंज्यूमर के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें अवेलेबल करते हैं मार्केट में, शुगर, क्लोथ, वीट, घी प्रोडक्शन करते हैं इस चीज़ का, या हम लोग कैपिटल गुड्स को प्रेफर करें, मशीन, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड करता है कि हमें क्या ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी है जो एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में आपका वो काम ना करे, हर पर्टिकुलर सेक्शन में वो चीज़, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करे, तो हम कौन सी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें मार्केट में जो सबको सेटिस्फाई करे, नॉट इवन ओनली वन पर्सन। आप सिर्फ एक पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डू अ प्रोडक्शन एज मैनी वैराइटीज टू ग्रो, बट रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज इन द प्रॉपर वे। आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैंने 10,000 का एग्जाम्पल लिया आपको, अगर ये हैविंग अ 10,000 एज अ पॉकेट मनी, तो आप 10,000 का पॉकेट मनी लेते हो तो आप ये सोचोगे कि मैं कितने चीज़ को एडजस्ट करके एक अच्छे से अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकता हूँ। और या एग्जांपल आप मिल्क का ले लो, मैं मिल्क को किस तरीके से यूटिलाइज करूँ कि मैं उसमें कर्ड भी यूज़ कर लूँ, मैं उसका, आप बोल सकते हो घी भी निकाल सकूँ, मैं उसका रसगुल्ले भी बना सकूँ। तो आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करो ना कि जो आप सबका यूटिलाइज कर सको, आप हर सेक्शन के लोगों को सेटिस्फाई कर सको अपने प्रोडक्शन से, नॉट ओनली फॉर द वन सेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, सो economic think what can produce that it will be benefit for economic development और profit maximization। एक तरीके से ये सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचे, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और एक तरीके से जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर आप इस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो जो आपको सिर्फ एक एरिया में आपको प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड और थर्ड एरिया में आपका प्रॉफिट, वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, तो ठीक है भाई, आप कुछ ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करो ना कि आप बस एक एरिया में आप सारे जगह में वो चीज़ को सप्लाई करो कि सारे लोग सेटिस्फाई हों और आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट भी मिले और सबका वेलफेयर भी हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे बड़ा इशू होता है कि हमें प्रोड्यूस कैसी चीज़ करनी है जो सबके वांट्स को सेटिस्फाई करे, नॉट इवन ओनली वन पर्सन। सेकंड आपका आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करो। तो इसमें दो टेक्निक आपका आता है, एक आता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। These two techniques are to be used for production. Which technique should be more beneficial? Every economy has their own system. If we are talking about India, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको यहाँ पे स्किल्ड लोग कम दिखेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग आप बोल सकते हो ठीक है अधिक दिखेंगे, बट मैक्सिमम हमें लेबरर्स वर्कर्स दिखेंगे, जो लेबर्स होते हैं, जो कि ये जो अनस्किल्ड रहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो लेबर वर्क को पकड़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे हम लोग को स्किल्ड पीपल नहीं देखने को, वी कैन सी द ओनली मोर लेबरर, वी आर नॉट मोर स्किल्ड पीपल वी कैन सी इन आवर कंट्री। तो ओके, वी जस्ट गो टू द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हम क्या करेंगे, मोर एंड मोर लेबर वी विल जस्ट प्रोवाइड। नेक्स्ट इट इज गिवन हियर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इफ यू गो विद द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, बहुत, जैसे आप चाइना ले लो, यूएसए ले लो, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर चलता है। ये लेबर को भी एक अच्छे से एक मेजर करके अपने काम में लगाते हैं और कैपिटल टेक्निक को भी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो लेबर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप देखा जाए तो चाइना में हर जगह, हर घर घर में प्रोडक्शन होता है। आप बोल ही नहीं सकते हो कि वहाँ पे कोई खाली बैठा होगा या किसी के पास कोई काम नहीं होगा, कोई अनएम्प्लॉयड होगा। बट मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट के थिंग्स हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती हैं, बट डेवलप्ड कंट्री में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इनमें दोनों लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी चलते हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी टेक्निक चलते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत से प्रॉफिट होते हैं, बहुत से मनी रहते हैं, कैपिटल रहते हैं, ये अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हियर इट इज गिवन माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी प्राइस कितनी है और उस प्राइस की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई आप कितनी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेजेस कितना आप दे रहे हो, रेंट क्या है आपका, इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। बट आपका मेन मोटिव ओवरऑल कहाँ आता है कि ठीक है अपना सारा चीज़ आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपनी देख रहे हो कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन करने में, बट ओवरऑल आपका मेन मोटिव होना क्या चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट वी जस्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं। एक तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम करता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता है, एंड एक तरीके से रिजल्ट जो आउटपुट होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है। दे जस्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स मीन्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन।
मीन्स यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो वो फ्री है कोई भी चीज़ डिसाइड करने में कि उसे कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ बनानी है। दे फ्री टू टेक एनी डिसीजन, वो फ्री है कोई भी चीज़ डिसीजन लेने में, अपने प्रोडक्शन को किस फॉर्म में आगे लेके चलना है, किस गुड्स को हमें बनाना है, सारी चीज़ों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्री रहता है। ओके, इट डिस्क्राइब्स हाउ इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स इक्वलिटी बेसिस पे आप कैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके से फ्री एंटरप्राइज है, मीन्स इन पे किसी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं रहता, ना कि गवर्नमेंट का ना अदर थिंग का। इट हैज़ अ गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज। एक गवर्नमेंट को एक करेक्ट प्राइस पॉलिसीज का भी वो बना के देते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ प्राइस पॉलिसी जो चल रही है वो इस फॉर्म में चलती है। एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्राइज, ये लोग जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो एक एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं जिसमें सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। 6 इट इज़ गिवन है इट हैज़ बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रोडिक्शन, फोरकास्ट कर सकें किसी चीज़ को। अभी मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, इनमें सारा चीज़ आपका डिसाइडेड रहता है। कोई भी चीज़ फोरकास्ट आप बोल सकते हो कि फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन के बारे में ही बात चल सकता है, जस्टिफाई कर सकते हैं बट सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ों को ये वेरीफाइड प्रेजेंट टाइम को लेके कर सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का क्या सिचुएशन है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी अराइज हुई है, इस सारी चीज़ का इन लोग को नॉलेज रहता है। ओके, तो ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि ये कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट का जो उन्होंने डेफिनेशन दिया, चाहे वो एडम स्मिथ हो, चाहे वो सैमुअल्सन हो, ये सारे लोगों ने प्रोडिक्शन भी किया है इकोनॉमिक्स को लेके और बिजनेस के पर्पज से फोरकास्ट भी किया है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपको देखने की मिलेंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन मीन्स कि दे जस्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही बताता है। ये इकोनॉमी के होल, इकोनॉमी एज अ होल देखा जाए, पूरे चीज़ को मिला के देखा जाए कि पूरी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश कंट्री में क्या चल रही है, तो वो उसका रिजल्ट नहीं बता पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ये छोड़ देता है। जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, कौन अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कौन पावर्टी में है, कौन गरीब है, कौन इलिटरेट है, सारी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ों को पता नहीं लगा पाता है। नेक्स्ट व्हेन वी गो टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है, अभी मैंने मैक्रो को बताया कि माइक्रो जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, बट व्हाट अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्यों रोल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के इट इज स्टडी ओवरऑल द इकोनॉमिक फिनोमेना, मीन्स ये ओवरऑल नेशनल वे में ही सारे चीज़ों का एक फाइंड आउट करता है कि क्या कंडीशन चल रही है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन क्या हमारी कंट्री की, ये सारी चीज़ों को ओवरऑल पता लगाता है। प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेविंग, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या एग्रीगेट कंजप्शन है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट हुआ है उस चीज़ में, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारा मैक्रो पता लगाता है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम और वेजेस के बारे में पता नहीं लगाता है। ये टोटल नेशनल आउटपुट देखता है, टोटल नेशनल इनकम देखता है, टोटल एग्रीगेट डिमांड देखता है, टोटल एग्रीगेट सप्लाई देखता है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से एक प्रॉब्लम क्लियर होती है कि हम लोग को सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि मॉनेटरी प्रॉब्लम क्या है, पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या हो रही है, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारे कंट्री में कितनी है, इन्फ्लेशन है, बढ़ रही है या चीज़ें घट रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बताता है, ओवरऑल द नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन बताता है घट रही है कि बढ़ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही चलता है। ओवरऑल एज अ होल देखता है ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक ग्रोथ है कि नहीं, किस पोजीशन में पहुंचा है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कितना हम लोगों ने पेमेंट करने में, क्या क्या चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक्सपेंस किया, सारी चीज़ों को ये रिकॉर्ड रखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल में बोला जाए तो ये एज अ होल कंट्री ये कोई चीज़ डिसाइड करता है, मैनेज करता है। बट मैक्रो में जाएँ तो माइक्रो में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फॉर्म के बारे में बताता है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट एक डिफरेंस हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट वी जस्ट गो टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के बारे में ही, उसके बिहेवियर को लेके, उसके सारी चीज़ों को लेके ये बताता है। सेकंड व्हेन वी गो टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स,
इट जस्ट स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे कंट्री के बारे में ये हमें एक आउटपुट बताता है। टूल ऑफ एनालिसिस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल और कंपनी को लेके, बट ये क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई बताता है। ओवरऑल जब हम पूरे ओवरऑल नेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपना नेशनल आउटपुट कितना हुआ, नेशनल इनकम क्या हुआ, हम लोगों ने ओवरऑल इन्वेस्ट कितना किया है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इट एम्स टू डिटरमाइन द कॉमोडिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स एक बताता है कि एक कॉमोडिटी का प्राइस कितना है, ठीक है, एक कॉमोडिटी का, ऑफ अ कॉमोडिटी, ए लगा यहाँ पे, आप डोंट बी कंफ्यूज, ए मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर वन। इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक लेवल पे ओवरऑल नेशन का ही पता लगाते हैं कि कितना इनकम और कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है, क्या कंडीशन है उसकी। असम्पशन क्या माना जाता है इस चीज़ को, इट अज्यूम्स ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नेशनल इनकम, कंजप्शन, ओके, सेविंग्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट व्हेन आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फंड्स, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, इसमें हम बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के बारे में ये पता नहीं लगाता क्योंकि एज अ होल देखते हैं। माइक्रो हम देखते हैं कि एग्रीगेट और नेशनल इनकम के बारे में पता नहीं लगाता, वो कांस्टेंट रहता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सैलरी, वेजेस और इनकम के बारे में पता लगाता है, उसके डिमांड एंड सप्लाई के बारे में काम करता है। अदर नेम में इसको हम बोल सकते हैं, अदर नेम वी कॉल इट, माइक्रो को हम बोल सकते हैं प्राइस थ्योरी होता है, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल आप बता सकते हो, ऑब्वियसली एग्जाम्पल भी दोगे, इट इज़ वेरी गुड। इंडिविजुअल डिमांड आता है, एक इंडिविजुअल का डिमांड के बारे में बात होती है, एक फर्म के आउटपुट के बारे में बात होती है। यहाँ क्या होता है, ये नेशनल लेवल पे इनकम की बात करते हैं, नेशनल आउटपुट चेक करते हैं। ओके, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, बहुत मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना माइक्रो मैक्रो होता क्या है, क्योंकि ये टोटली एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सैमुअल्सन ने बोला है, द प्रोफेसर सैमुअल्सन हैज सेड द नॉलेज ऑफ बोथ इज एब्सोल्युटली वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो एनी कंपटीशन बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एंड दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, शुड बी फुल्ली यूटिलाइज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। हमें एक प्रॉपर कंडीशन अपने प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंट्री के बारे में पढ़ने के लिए हमें दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो, हमें दोनों को ही साथ लेके चलना होगा और दोनों के बारे में ही पढ़ना होगा। ओके, in the next topic we will just go to this one, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस आप बोल सकते हो दैट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। पॉजिटिव वर्ड से लगता है किसी एक अच्छे चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात होती है, कोई नेगेटिव चीज़ हमें देखने को उसमें नहीं मिलती। नॉर्मेटिव मीन्स होता है कि आप कुछ ना कुछ आपको डाउट्स रहता है किसी चीज़ में, मे बी आगे चल के फ्यूचर में ये गलत हो जाए, फ्यूचर को फोरकास्ट करके इसमें कुछ इशू होते हैं नॉर्मेटिव में अगर देखा जाए तो। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस ही बोला गया है बिकॉज इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी, मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हमारी सोसाइटी कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करती है वो ये स्टडी करता है। ओके, तो इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, मीन्स व्हाट इज प्रेजेंटली क्या है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो इस चीज़ के बारे में पता लगाता है। बट अगर हम नॉर्मेटिव में जाएंगे तो नॉर्मेटिव अभी हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मेटिव होता है क्या, बट पहले हम पॉजिटिव पे देख लेते हैं। पॉजिटिव डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। क्या पॉजिटिव वेरीफाइड हो सकता है? यस, इट कैन बी वेरीफाइड। पॉजिटिव को हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव को हम लोग को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि एक्चुअल डाटा क्या है, हमारी क्या प्रोसीजर रहा है, किस फॉर्म में किस पॉजिटिव फॉर्म को आप बोल सकते हो कि हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट टाइम की डिसाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम हमारी सिचुएशन क्या है कंट्री की, हम वो चीज़ बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, किसी और बंदे से पूछ के पता लगा सकते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम के बारे में सबको ही नॉलेज रहती है। ओके, इफ आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। देन नाउ हम बोलेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी मैक्सिमम पॉवर्टी से बिलोंग करती, मैक्सिमम परसेंटेज हमको पॉवर्टी के देखने को मिलते थे, तो क्योंकि उसने वो चीज़ें पास्ट को देख चुकी हैं, ठीक है, ये पास्ट से डील करता है, प्रेजेंट से डील करता है और फ्यूचर से डील करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसने बता दिया कि ऐसा हुआ, बट 22% ऑफ
पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, बट वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, बोलता है कि बट अगर अभी देखा जाए तो 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी पुअर, बहुत पुअर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है हमारे इंडिया का कुछ एरिया। ओके, इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट। और अगर वो बात करता है कि इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, अगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऐसे ही बढ़ती रही तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन, तब हमें गरीबी लेखा आप उसको बोल सकते हो पावर्टी लाइन के नीचे देखने को मिलेगी जो कंडीशन हमारे कंट्री की रहेगी। तो ये फ्यूचर की बात कर रही है, अगर ऐसे ही हमारी इंडिया ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो हमें इससे बिलो द पावर्टी लाइन हमको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव साइंस। ये पॉजिटिव के बारे में बताया कि पॉजिटिव साइंस में अगर इसको डील किया जाए तो ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस से डील करता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली साइंस, बट हाँ ये कुछ चीज़ें साइंस से रिलेटेड रहता है। ओके, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। आप यहाँ देखो क्यों साइंस से रिलेटेड रहता है, क्योंकि ये बेसिकली किस पे बेस्ड रहता है, फैक्ट्स से बेस्ड रहता है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव नहीं रहता है। इसको एक और नाम से कहा गया है, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। हियर इट इज गिवन इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। फर्स्ट पॉइंट आप ए देख लो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांड। अगर आप क्या करोगे, अगर आपने गुड्स की प्राइस को कम कर दोगे तो आपकी उस कॉमोडिटी उस गुड्स की डिमांड क्या होगी, वो और अधिक बढ़ जाएगी। प्राइस हैव बिन राइजिंग इन इंडिया, प्राइस जो है वो इंडिया में बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उसको सारी सिचुएशन पता है, प्रेजेंट टाइम के बारे में ये बात कर रहा है। ओके, व्हेन वी गो टू द नॉर्मेटिव, तो नॉर्मेटिव फ्यूचर को फोरकास्ट करेगा। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट इज जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। मिनिमम वेजेस लॉ इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप कम वेजेस प्रोवाइड करोगे लेबरर्स को तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल सेट इट्स प्राइस वेयर मार्जिनल रेवेन्यूज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स आप जितनी इनकम कर रहे हो, जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, तो आपको चाहोगे कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे लगा रहा हूँ तो मुझे उतना प्रॉफिट भी हो। ओके, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पर कैपिटा इनकम मीन्स अगर ओवरऑल नेशनल इनकम हमारी देखी जाए तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो अच्छी खासी रहे तो जो लिविंग ऑफ पीपल मीन्स पर्सन जो बिलोंग करते हैं रहते हैं उनके फैसिलिटी को भी, उनके अच्छी फैसिलिटी हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इट इज़ गिवन इकोनॉमी इज अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमी को नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। अल्फ्रेड मार्शल एंड पेग्यू हैव कंसीडर्ड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दे मेंटेन द इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव एज प्रिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज डिजायरेबल। ओके, इसका मेन मोटिव रहता है कि सोशल गोल्स के थ्रू ये कोई भी अपना काम करते हैं, कोई भी डिसाइड करते हैं, बट इनका ये नहीं रहता है कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल क्या रही है। इनका रहता है व्हाट ऑट टू बी और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। मीन्स हमें क्या चीज़ ऐसी लेनी चाहिए, क्या ऐसा चीज़ फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाए। व्हाट शुड एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व, कैसे ये चीज़ें सिचुएशन सॉल्व हो सकती हैं, क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए जिससे अपने हम इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से चलने दे सके। तो ये आपका आता है नॉर्मेटिव साइंस में। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। गवर्नमेंट शुड गारंटी ना मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर्स। गवर्नमेंट ने इसमें अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट सर्विस टू द फार्मर्स। उन्होंने क्या किया, जो भी सपोर्ट सर्विस दी जाती थी फार्मर्स को प्राइस को लेकर, उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया, बट उन्होंने मिनिमम वेज एवरी वर्कर को प्रोवाइड करने की प्रॉमिस की। इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। उन्होंने ये भी इस चीज़ को अनाउंसमेंट इस चीज़ की भी की कि कोई भी लोन अगर इंडिया को लेना तो फॉरेन कंट्रीज से नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। इट इज़ जस्ट अबाउट यू कैन से द मनरेगा पॉलिसी एज गिवन बाय द गवर्नमेंट। एक मनरेगा पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। मनरेगा पॉलिसी आप बोल सकते हो। ओके, दिस इज अ पॉलिसी जॉब टू फॉर गिविंग अनएम्प्लॉयड। मीन्स जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं गवर्नमेंट ने ये जॉब निकाली थी उन लोगों को देने के लिए। ओके, उन्होंने डिसाइड किया था कि 150 दिन वो लोग उनको एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी और उनको 150 दिन वो काम करना पड़ेगा। एक साल में 150 दिन वो काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको
मिनिमम पैसे दिए जाएंगे। ओके, तो पहला उनका जो मिनिमम वेजेस था 150 डेज काम करने के बाद उनका था कि पर डे के अकॉर्डिंग उनको 142 पैसे दिए जाएंगे, 142 रुपीज़ दिए जाएंगे। बट अगर दिस टाइम वी कैन सी, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें तो उनकी वेजेस बढ़ा दी गई है 202 तक। ठीक है, अब उनको पर डे के अकॉर्डिंग उनको कितने पैसे मिलते हैं, कितने वेजेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, 202, बट पहले कितना था 142। ओके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ जॉब तो प्रोवाइड करती है, बट अगर समझ जाओ उसने आपसे प्रॉमिस किया है कि 150 दिन वो आपको काम प्रोवाइड करेगी, बट अगर 150 दिन में 100 दिन वो सिर्फ आपको काम प्रोवाइड किया, आप जो लेफ्ट आपके 50 डेज हैं अगर उसमें वो उसने काम नहीं प्रोवाइड किया, तो वो उस चीज़ का भी इनकम आपको देगी, उस चीज़ के लिए भी आपको वेजेस प्रोवाइड करेगी। ये नहीं कि आपने 150 में से 100 दिन काम किया तो 50 दिन की इनकम आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बट चेंजेस क्या है, पहले वो 142 पर डे के हिसाब से देती थी गवर्नमेंट, बट अब उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है इनकम का, उसने क्या कर दिया, अमाउंट बढ़ा के 202 कर दिया है। तो हर पर्सन को, हर लेबर्स को, जो भी उसमें काम करते, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन की जॉब लग गई है, उनको पर डे के अकॉर्डिंग उनको 202 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दिस नॉर्मेटिव साइंस के लिए। इसको हम बोल सकते हैं मनरेगा, MGNREGA, वी कॉल इट अ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे ना तो इट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अगर गवर्नमेंट ऐसे ही मनरेगा वाला काम करती रहेगी तो एक दिन हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चीज़ें चलती हैं वो हमारे कंट्री में ख़त्म हो जाएगी। तो नॉर्मेटिव साइंस में क्या हुआ, इसने फोरकास्ट किया, इसने अभी ये कंफर्म नहीं कि आगे चीज़ें होने वाली क्या हैं, बट इसने फोरकास्ट किया कि हम आगे ये स्टेप ले सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। वी कैन से नॉर्मेटिव साइंस कैन बी ए सजेस्टिव बट कैन नॉट बी वेरीफाइड। हम वेरीफाइड नहीं कर सकते, वी कैन ओनली एक्चुअल डाटा क्या हो सकता है। अब फ्यूचर में किसी को कुछ पता नहीं रहता कि फ्यूचर में भाई होने वाला क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेप लेते हैं, हम लोग सिर्फ अपना ओपिनियन रखते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चलाई तो मे भी आगे चल के हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ये अपना सजेशन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, बट वेरीफाइड नहीं रहते हैं एक्चुअल डाटा को लेके कि आगे होने वाला क्या है। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि इंडिया शुड टेक द स्टेप्स ऑफ कंट्रोल राइजिंग प्राइस। जो प्राइस बढ़ रही है इंडिया उसको कंट्रोल कर सकती है, और मे बी अनएम्प्लॉयमेंट आगे चल के रिमूव हो सकता है अगर मनरेगा की पॉलिसी से देखा जाए तो। ओके, तो रिच पीपल शुड बी टैक्सड मोर। यहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकता है जो रिच पीपल बहुत अमीर लोग हैं उनकी टैक्स बढ़ा दी जाए। फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर। हो सकता है कि जो पुअर लोग हैं, जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देने की बात हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस में आती हैं। अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस के डिफरेंसेस आपके यहाँ दिए हुए हैं। ओके, वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से पहले हम जाते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया है। इट इज जस्ट रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इट इज जस्ट रिलेटेड टू द ओनली फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज, क्या है, इट इज व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। सेकंड, इट ये बोलता है इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स। जो प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है वो उसके बारे में बात करता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द एथिक्स। इट डील्स विद द एक्चुअल डाटा, रियलिस्टिक सिचुएशन। जो प्रेजेंट टाइम में जो रियल सिचुएशन चल रही है उसका एक्चुअल डाटा उस पर्सन को पता रहता है, तो वो बता सकता है कि प्रेजेंट टाइम सिचुएशन कैसी है इंडिया की। बट इट कैन डू बी आइडियलिस्टिक सिचुएशन। इसका डिसाइड नहीं रहता है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रही हूँ, बाकी आप इसे कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका 11th में ही नहीं 12th में भी पूछता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं 11th के जो आपके 12th में भी रिपीट करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स विच आई एम सेइंग यू और एक्सप्लेनिंग यू टुडे। ओके, इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, बट इसमें क्या है, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होना चाहिए। भाई ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा नॉर्मेटिव, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर में स्टेप लेने की बात कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव स्कूल्स के बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में कौन कौन इकोनॉमिक्स थे, ऐसे एडम स्मिथ हैं, बहुत लोग इनके फॉलोअर्स थे। और नॉर्मेटिव की बात की जाए तो कौन कौन लोग थे, हिक्स, स्किट्सबी, कैल्डर, मार्शल, पिको, हिक्स, ये सारे जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात किए हैं। कम टू दिस वन, ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल्स। आपके एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हो, गिवन है, आप इसके भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, गिवन है। व्हाट डिटरमाइन द प्राइस राइज, क्या बताता है प्राइस राइज कैसे बढ़ा है।
ओके, गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%। मीन्स आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन मीन्स जब कोई चीज़ आपकी बढ़ती है, डिफ्लेशन मीन्स जब घटती है। तो इंडिया का सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन के मोड में है अभी। कितना परसेंट? 6% ओनली। ओके, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%। मीन्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के इंडिया इन्फ्लेशन के मोड में आएगा और 6% से अधिक जाएगा। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री पता ही, एक्चुअल डाटा पे ही सारी चीज़ें रहती है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करता है, एंड इज टोटली बेस्ड ऑन एथिक्स। ओके, सो हियर इट इज गिवन इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस। ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप बोल सकते हो कि हाँ टोटली एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आपका गिवन है। मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बता दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें आपकी हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक। बट यहाँ क्या लिखा है आपका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आपका इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है क्या, इस चीज़ के बारे में वी विल जस्ट स्टडी अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो, कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। ओके, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैं आपको एक हिंट कर दे रही हूँ कि स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हमारा एक इसमें आता है, अल्टरनेटिव यूजेस भी आता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होता है, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। तो वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द central problems of economy, what to produce, how to produce, for whom to produce. But when we're talking about the economic problems, means what, this one, economic problems of economy क्या है, तो we will just say कि why economic problems arise। तो economic problem क्यों arise होती है, because of the scarcity of resources, unlimited human wants and alternative uses। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया हम लोगों ने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, जो भी है, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, ये सारी स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी की वजह, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे गिवन है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैंने बोला ना, कॉजेज मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया अनलिमिटेड वांट्स है, इस वजह से आपके अराइज होता है ये। नेक्स्ट आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है। ओके, एंड थर्ड वन, इट इज गिवन अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। इज इट क्लियर। तो आप बोल सकते हो ये तीन ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो अराइज होते हैं हमारे कंट्री में, देखने को मिलते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बट आई वांट टू से यू वन थिंग कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें, स्कैसिटी आपने बार बार वर्ड इसमें देखने को आपको मिल रहा है कि स्कैसिटी होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द स्कैसिटी, आप मुझे बताओ स्कैसिटी क्या होती है। स्कैसिटी आपका बोल सकते हो कि इट रिफर्स टू सिचुएशन दैट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मीन्स आपकी स्कैसिटी मीन्स होता है कि आपके पास जो है रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, ठीक है, बट आपकी ह्यूमन वांट्स जो है वो अधिक है। मीन्स रिसोर्सेज की कमी होना बट वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। स्कैसिटी मतलब वो होता है, मीन्स जब आपका रिसोर्सेज लिमिटेड रहता है एंड आपकी वांट्स अधिक रहती है। मीन्स जब आपकी डिमांड अधिक रहती है बट सप्लाई कम रहता है। मीन्स सप्लाई इज लेस देन डिमांड और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। आप कुछ भी कर सकते हो, ये होता है स्कैरसिटी। तो हम लोगों ने अभी बार बार जो वर्ड बोला ना, स्कैरसिटी मतलब मेन मीनिंग होता है हिंदी में आप जान जाओ कमी, किसी चीज़ की कमी। बट हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हमें किस चीज़ की कमी देखने को मिलेगी, रिसोर्सेज की। और अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो किसके वांट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन के वांट्स को। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती है। ओके, अगर प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में हम देखा जाए तो जो इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है और जो कोरोना का केस चल रहा है, कोरोना जो आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग अभी किस चीज़ की कमी हो रही थी, किस चीज़ की स्कैसिटी मैक्सिमम हो रही थी, बट उसकी हमें सप्लाई नहीं मिली। तो वो था आपका मास्क और सैनिटाइजर। ओके, हम लोग इसकी डिमांड तो अधिक देखने को मिली बट इसकी सप्लाई कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि डिमांड बहुत अधिक थी और सप्लाई बहुत कम हो रहा था इस चीज़ का। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्कैरसिटी का। नाउ वी विल डिस्कस दिस कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स in our next video. So thank you class for today.